नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड पर। क्या है इलेक्ट्रल बॉन्ड? अभी सियासत में बहुत ज़्यादा इसकी बातें चर्चा चल रही है। आखिर इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है जिन्हें लेकर इतनी बहस चल रही है? ठीक है, आइए समझते हैं। गुमनाम वचन पत्र। इलेक्ट्रल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपने पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। यानी कि कोई उसका नाम नहीं होगा कि दान किसने दिया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये में से किसी भी मूल्य के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया है। क्या है चिंताएं? आखिर इलेक्ट्रल बॉन्ड से भारतीय लोकतंत्र पर क्यों उठ रहे हैं गंभीर सवाल? आइए जानते हैं इसकी वजह। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ कर देगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सवाल बार बार उठा है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी गई है, इसलिए इससे काले धन की आमद को बढ़ावा मिल सकता है। एक आलोचना यह भी है कि यह योजना बड़े कारपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। इस योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई थी। क्या हुआ उसका? पहली याचिका साल 2017 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स और गैर लाभकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी और दूसरी याचिका साल 2018 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान और राजनीतिक दलों के गुमनाम फंडिंग के फ्लडगेट्स या बाढ़ के द्वारा खुल जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बना दिया जाता है। याचिकाओं में भी ये भी कहा गया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना को गुमनामी और नागरिकों के जानने के अधिकार का उल्लंघन करती है, उस अधिकार का जिसे सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू माना है। सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाई गई एक चिंता यह है कि FCRA में संशोधन किया गया है ताकि भारत में सहायक कंपनियों के साथ विदेशी कंपनी को भारतीय राजनीतिक दलों को फंड देने की अनुमति दी जा सके। इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान दिए जाने और राजनीतिक दलों को बेतहाशा गुमनाम फंडिंग मिलने के द्वार खुल जाते हैं, जिससे चुनावी भ्रष्टाचार को बड़े पैमाने पर वैध बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में दी गई दलील। किसे कितना फायदा हुआ? चुनाव निगरानी संस्थान एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ADR की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 से 2021-22 के बीच 5 वर्षों में कुल 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी बॉन्ड से कुल 9,188 करोड़ रुपए मिले। इस 9,188 करोड़ रुपए में से केवल अकेले भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी लगभग 5,272 करोड़ रुपए थी। यानी कुल इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए दिए गए चंदे का करीब 58% बीजेपी को मिला। इस अवधि में कांग्रेस को इलेक्ट्रल बॉन्ड से करीब 952 करोड़ रुपए मिले, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपए मिले।
एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2021-22 के बीच राष्ट्रीय पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे में 743% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ इस अवधि में राष्ट्रीय पार्टियों को मिलने वाले कॉरपोरेट चंदा केवल 48% बढ़े। चुनाव आयोग द्वारा आरबीआई की राय। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को खत्म कर देंगे और इनका इस्तेमाल भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी कारपोरेट शक्तियों का आमंत्रण देना जैसे होगा। चुनाव आयोग ने भी कहा था कि कोई प्रमुख कानून में किए गए संशोधनों की वजह से ऐसी सेल कंपनियों के खुल जाने की संभावना बढ़ जाएगी जिसमें सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के इकलौते मकसद से बनाया जाएगा। एडीआर की याचिका में के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने बार बार चेतावनी दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल काले धन के प्रसार, मनी लॉन्ड्रिंग और सीमा पार जालसाजी को बढ़ाने के लिए हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को एक अपारदर्शी वित्तीय उपकरण कहते हुए आरबीआई ने कहा था कि चूंकि ये बॉन्ड मुद्रा की तरह कई बार हाथ बदलते हैं, इसलिए उसकी गुमनामी का फायदा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है। क्या कहती है सरकार? सरकार का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। सरकार के मुताबिक यह योजना पारदर्शी है और इसके जरिए काले धन की अदला बदली नहीं होती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कई मौकों पर बताया है कि धन प्राप्त करने का तरीका बिल्कुल पारदर्शी और इसके जरिए किसी भी काले या बेहिसाब धन को हासिल करना संभव नहीं है। यह कहते हुए कि यह योजना स्वच्छ धन के योगदान और टैक्स दायित्वों का पालन को बढ़ावा देती है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने कहा है कि इस मसले को सार्वजनिक और संसदीय बहस के दायरे में छोड़ दिया जाना चाहिए। अब आपकी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें और इसे जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।